हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा, हम लोग पंचायती राज व्यवस्था भाग 13 जो भी हमने लास्ट भाग डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कई प्रकार के अनुच्छेद के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे लेकर आए हैं और उस टॉपिक में हमने जो बात छोड़ चुके थे उस टॉपिक को आज हम लोग दोबारा से इसमें ऐड करेंगे। हमने 243 अनुच्छेद, 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई, 243 एफ, इस तरह हमने कई प्रकार के अनुच्छेद के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग 16 अनुच्छेद एक साथ विथ ट्रिक से याद कर लें, ताकि ये हमेशा अजर और अमर रहेंगे। जब भी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी देंगे, चाहे पुलिस, एमपी पुलिस, पटवारी, संविदा, जो भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसमें क्या होगा कि अनुच्छेद ऐसे के ऐसे ही पूछे आपसे जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं वो 16 प्रमुख अनुच्छेद लेकर आया हूँ जिनको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया था उसमें जोड़े गए। भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि 243 से स्टार्ट होकर 243 ओ तक जाते हैं। और जब 243 से हम लोग काउंटिंग करते हैं ओ तक, तो 16 अनुच्छेद की काउंटिंग होती है। तो उन 16 अनुच्छेद के बारे में हम लोग अब विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें जो जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें सिर्फ ये करना है कि कोई सा अनुच्छेद अगर छूट रहा है तो उससे संबंधित कोई छोटी मोटी जानकारी जो आपके पास होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं। और दोस्तों, बहुत कम समय बचा है आपके पास, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर अनुच्छेद, और अनुच्छेद कितने अनुच्छेद हैं तो ये भी आपको पता है। 16 अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 9, संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। तो कभी कभी तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के किस भाग से। तो मैं यह भाग का मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी हो, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि एक भाग होता है और एक अनुच्छेद होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह इसको रख सकते हैं कि जैसे आपने कॉलेज की 20 पढ़ी होगी, तो कॉलेज की 20 में क्या होता है, 20 प्रश्न को कहने को 20 प्रश्न आते हैं। तो वो जो 20 प्रश्न के बारे में आप जो पहले पेज पे देखते हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 3, ऐसे देखते हैं ना अपन, इकाई 1, इकाई 2, तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, तो हम लोग उसको काय का नाम दे सकते हैं, भाग का। फिर इकाई 1, 2, 3 के बाद जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो सारी हम लोग उसकी तुलना किससे कर सकते हैं, अनुच्छेद से कर सकते हैं। और जो 20 किताब है, उस किताब की तुलना हम कैसे करते हैं, संविधान से। एग्ज़ाम व्यवस्थित रूप से करने के लिए हमें 20 या फिर किसी एक अच्छी ऑथेंटिक किताब की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है, जिसमें भाग जोड़े गए हैं, जिसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आप लोग सीख गए होंगे कि आप तो 20 खरीदते हैं तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 जो आप पढ़ते हैं वो तो भाग हो जाएंगे। फिर इकाई 1, 2 के अंतर्गत आप लोग जो पढ़ते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे। और जो 20 वो क्या हो जाएगी, संविधान हो जाएगा। तो देश को चलाने के लिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक विशेष प्रकार की और दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे लिखित संविधान का नाम दिया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस बात की चर्चा हम लोग आज करेंगे कि पंचायत में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, या पंचायतों से संबंधित जो भी अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 1992 में जोड़े गए आपको पता है, और लागू हुए 1993 से 24 अप्रैल, ये भी आपको पता है, कई बार बता चुका हूँ। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। कुल भाग कितने, 22 हैं, लेकिन 22 भाग में से हम लोग भाग 9 की चर्चा कर रहे हैं, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें 16 नए अनुच्छेद जुड़े हमने, जो 243 से स्टार्ट होंगे और 243 ओ पर खत्म होंगे। ठीक है बेटा, अब क्या क्या है इसमें खास देखते हैं। सबसे पहले ये बात मैं आपको पहले बता चुका था कि 243 में सिर्फ पंचायत की क्या दे रखी है, परिभाषा दे रखी है ना। जनपद पंचायत क्या होगी, जिला पंचायत क्या होगी, है ना, ग्राम पंचायत क्या होगी। तो इस तरह
सभी पंचायतों की इसमें क्या दे रखी है बेटा, डेफिनेशन दे रखी है ना। तो हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि निबंध में जिस तरह प्रस्तावना होती है उसी तरह यहाँ बेटा क्या दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस करो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है खास, है ना। देखिए तो 243 में आप लोग समझ गए होंगे, जैसे 143 अपन बोलते थे, यहाँ बोलना है 243। इसमें अपन काय की चर्चा करेंगे, पंचायत की। पंचायत की क्या दे रखी, परिभाषा, ठीक है। 243 ए में क्या है, ग्राम सभा है। इसके बारे में आपको बता चुका था कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 साल की तो उम्र होना चाहिए और वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटिंग लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे ABCD में सबसे पहले ए आता है ना, ऐसे पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर किसका है, ग्राम सभा का है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर किसका है, ग्राम सभा का है। और मैं ग्राम सभा को बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करेंगे, जिस तरह ABCD में सबसे पहले ए आता है, इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग अगर ABCD के हिसाब से तुलना करें तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्राम सभा आएगी, ठीक है बेटा, याद हो गया होगा। फिर बात करते हैं 243B। प्रश्न कैसा आएगा कि 243B में क्या है या किस चीज़ का उल्लेख है, तो पंचायत 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 लिख देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, गठन। एक्चुअल में गठन मतलब ये होता है बनाना। जैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो बोलते ना मध्य प्रदेश कब बना था, गठन कब हुआ था, तो बनाना, है ना। तो बी मतलब यहाँ बी मतलब बनाना हो जाएगा। तो यहाँ से अपन पहले हिसाब से क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बनाने की बात होगी, है ना, किसी व्यक्ति को बनाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ना ही बनाना यहाँ केले का मतलब है, यहाँ बनाने से मतलब समझ में आ गया, गठन से। तो बी में क्या होगा, बनाना होगा। किन का बनाना होगा, पंचायतों का बनाना होगा, ठीक है भैया। चलो आगे देखते हैं 243C देखते हैं। 243C में पंचायतों की क्या है, संरचना है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, गठन मतलब ढांचा, 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर, संरचना। अब ढांचे में लोग कैसे जाएंगे, जो भी तरीके से जाएंगे वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी, संरचना। और मैं आपको यहाँ बता चुका था कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जनपद पंचायत में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये सारी व्यवस्था हम लोग काय के अंदर देखेंगे, संरचना के अंतर्गत देखेंगे। तो कभी कभी हम लोग सा के लिए सी का यूज करते हैं, सा के लिए काय का यूज करते हैं, सी का। वैसे तो एस का यूज होना चाहिए, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर। तो सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसी होती है। तो देखो यहाँ क्या है, सी आया। तो कभी कभी हम लोग सा के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो सी मतलब, है ना, और सी का मतलब हम लोग कभी कभी काय के लिए करते हैं, सा के लिए। तो ये क्या हो गया, संरचना हो गई। बोलो हाँ, याद हो गया। तो ए में क्या है, गठन है। किसका गठन है, ए में सबसे पहले ग्राम सभा का। बी में क्या है, पंचायत का गठन है। सी में क्या है, पंचायत की संरचना है। अब बात करते हैं डी, है ना। डी में बेटा क्या है, पंचायतों का आरक्षण का जिक्र है ना। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन कैसा, तो देखो आपने लोकल ट्रेन में डब्बा देखा होगा, D1 D2। तो D1 और D2 में वही लोग बैठते हैं जो कि जिनके पास कैसी टिकट होती है, आरक्षित टिकट होती है। कैसी होती है, आरक्षित। तो डी में हम लोग काय की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे। और मैं आपको बता भी चुका था बहुत अच्छे से बेटा कि 243D में आरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भैया SC और ST को आरक्षण वहाँ की जनसंख्या के अनुसार दिया जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य विधानमंडल चाहे, राज्य की सरकार चाहे कि भैया 50% हमें तो आरक्षण देना ही देना है, तो बेटा पंचायत को विधानमंडल या राज्य सरकार भी हम लोग कह सकते हैं आरक्षण दे सकती है, और अधिकतम 50% महिलाओं को क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि भैया महिलाओं को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे ऐसा कुछ हुआ है कि सर अभी तक 50% आरक्षण का प्रावधान हुआ है क्या, यस हुआ है। 2009 में पंचायत में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश बना। कौन बना बेटा, मध्य प्रदेश। तो ये बात अपनों को याद रखना है कि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण किसने दिया, तो मध्य प्रदेश ने दिया। आगे देखते हैं ई, है ना। तो जब हम लोग ABCD बोलते हैं बेटा, तो ABCD में ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ 5 का मतलब क्या होगा, कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा बेटा, 5 वर्ष का होगा। ये बात अपने बहुत अच्छे से याद रखना। इफ
अब यहाँ एफ मैंने आपको बताया था, एफ मतलब होता है फिटनेस, और वही आदमी ग्राम पंचायत के लिए फिट होगा जिसकी उम्र कितनी होगी, 21 वर्ष की होगी। तो ग्राम पंचायत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत के लिए योग्यता होनी चाहिए भैया कि उसका वोटर लिस्ट में नाम हो। ठीक है भैया, ये तो हो गई बात। दूसरी बात ये है कि उसकी उम्र 18 वर्ष की ना होकर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 21 वर्ष की। क्योंकि अब हम लोग ग्राम सभा का सदस्य नहीं बना रहे हैं, अब हम लोग किसके लिए चुनाव की बात कर रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव के लिए मिनिमम उम्र कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। समझ में आया मैटर? अधिकतम उम्र का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो 243 एफ के तहत ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत जो भी होगा उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी रखी गई बेटा, 21 वर्ष रखी गई। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। चलो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि 243 जी। अब जी में क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा पार्ले जी, सुना होगा ना पार्ले जी, खाया भी होगा आप लोगों ने, है ना। कभी कभी टूट के गिर जाता है ज़मीन के ऊपर तो कोई नहीं देखता, तो अपन धीरे पैसे क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं और फिर देख लेते हैं इधर उधर, भैया किसी ने नहीं देखा। लेकिन आपको पता है जिसको कोई नहीं देखता उसको ऊपर वाला देखता है, ऊपर छत पे कोई और आपका मित्र बैठा होगा। ठीक है, ऐसे। तो पार्ले जी में यहाँ जी है, जैसे पार्ले जी होता है, शिव जी होता है, शंकर जी होता है ना, 3G होता है, 4G होता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सारी की सारी चीज़ें शक्तिशाली है? नहीं लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो कंपनी मिस्टेक है बेटा, लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ कहने का मतलब समझो कि 243 जी में शक्तियाँ पंचायतों को क्या दी गई है, शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी लफड़ा करेगा तो उधर ही टपका डालेगा कौन, पंचायत का प्रधान। ठीक है, चलो तो 243 जी में किसका उल्लेख है बेटा, पार्ले जी का। तो पार्ले जी बोले तो क्या हो गई, शक्तियाँ, याद हो गई। चलो नेक्स्ट एच, है ना, पंचायतों द्वारा आरोपित कर। अब पंचायत की इनकम कहाँ से होगी भैया, टैक्स से होगी। गांव में कोई मेला लगा है तो उसके हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा किसको देना पड़ेगा, पंचायत को देना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी भूमि पड़ी हुई है ना, तो उसके ऊपर मवेशी वगैरह आप लोग ले चराने जाते हो तो उसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, गाँव में नल आ रहे हैं तो कुछ व्यवस्था आपको थोड़ा बहुत भैया बिल विल वगैरह पंचायत को देना पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो पंचायत की जो अपन कह सकते हैं इनकम का सोर्स, तो पंचायत की इनकम का सोर्स क्या है, टैक्स है। अब सरपंच साहब ऐसा तो नहीं हल वक्खर पुराना लेके खेतों में जाएंगे, सबके खेतों में काम करेंगे 1-1 घंटा। ठीक है, अगर ऐसे ही करना हो तो पंचायत में अपन या फिर सरपंच साहब क्यों बनते हो, अगर इतनी मेहनत करनी होती तो उनकी, है ना। तो आपको पता है कि लोग नौकरी करना क्यों चाहते हैं, बहुत अच्छे से हम आपको बता दें और आप समझ भी गए होंगे हमारी कम शब्दों में। हम लोग कभी कभी गागर में सागर भर के भी कहते हैं बातों को। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा लॉजिकल सोचने का प्रयास क्या करो बच्चा। ठीक है, चलो तो 243 एच, आप इसको कैसे याद करेंगे, देखो कर, है ना। अपन कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, हाथ से करते हैं ना, कैसे करते हैं, हाथ से। तो हाफ आर एच, और हाथ से नहीं करते तो बोलो हैंड से करते हैं। कैसे करते हैं, हैंड से। तो हैंड मतलब हैंड का पहला वर्ड उठा लो, समझ में आया। तो कोई भी काम या कोई भी कर लेंगे या देंगे, टैक्स से लेंगे देंगे, काय से लेंगे देंगे, हाथ से देंगे भैया। तो हाथ मतलब एच, याद हो गया। चलो आई, अब यहां लिखा है वित्त विभाग का गठन। 243 आई के तहत बेटा हम लोग क्या करेंगे, पंचायत में वित्त विभाग का गठन करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि वित्त विभाग का गठन का जो प्रमुख व्यक्ति होगा उसमें राज्यपाल उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति मतलब पैसा संबंधी स्थिति सुधारने के लिए, है ना, 243 आई की बात होगी, 243 का आई की बात होगी, आई की। तो यहां देखो पैसा को हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्ट करेंगे पैसा को अपन। तो जो पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो हम इसको पहला कौन सा वर्ड उठाएंगे, आई उठाएंगे। तो बताओ, आई मतलब इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब पैसा। तो पंचायत की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, पंचायत को अनुदान देने के लिए, पंचायत को बजट देने के लिए, पंचायत को पैसा देने के लिए, पंचायत को पैसा या फिर वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए और नाना प्रकार की सुविधा पैसा संबंधी देने के लिए एक वित्त विभाग का क्या करेगी, राज्य सरकार गठन करेगी। 243 आई में ऐसा लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए धन बहुत जरूरी है, धन के बिना बेटा मन नहीं लगता है, समझे आप बेटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो यस। चलो आगे देखते हैं, यहाँ बात करते हैं 243 जे, पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा। तो इसमें बेटा लेखाओं मतलब अकाउंट की बात हो रही है ना। पंचायत में क्या होगा, अकाउंट, पंचायत का अपना अकाउंट होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद पंचायत उसकी क्या करेगी, संपरीक्षा करेगी, उसका ऑडिट वगैरह करवाना पड़ेगा पंचायत को, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसमें अकाउंट की बात हो रही है, काय की बात हो रही है, अकाउंट की, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे थी, हमने जनधन का नाम सुना आपने, मोदी जी की एक योजना आई थी जनधन योजना। मोदी जी कई प्रकार की योजनाओं के बारे में बात करते हैं ना, लेकिन आपको पता है सारी योजनाएं कहाँ जाती है ना, हवा हवा हो जाती है, रब्बा रब्बा। तो हमारे मोदी जी है, पर क्या करें, जैसे भी है उन्हीं को झेलना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है बेटा। कुछ लोग तो आलू से क्या बना देते हैं, सोना बना देते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। जब तक एक अच्छा लीडर हमारी नज़रों में नहीं आ जाता तब तक हमें इनको ही झेलना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो जनधन योजना इनने चलाई, बोलेंगे 15-15 लाख भैया हम आपको देंगे, दूसरी सबके अकाउंट खुलवा दिए सब, है ना। तो जनधन, जनधन मतलब जय फार जनधन, और जनधन में हम लोग क्या खुलवाएंगे, अकाउंट। लेकिन हमारे अकाउंट नहीं खुलेंगे, किसके खुलेंगे, पंचायत के, ऐसे याद रखेंगे। 243 के में क्या है, तो पंचायतों के, देखो यहाँ भी क्या आ गया, चुनाव के, यहाँ भी क्या आ गया, के लिए निर्वाचन आयोग का क्या होगा, गठन होगा, ठीक है। अब भैया मुझे बात सुनो, चुनाव अपन जब लोग चुनाव में खड़े होते सबसे कहना पड़ता ना आपको कि भैया हमें वोट देना, हमें वोट देना, हमें वोट देना। तो देखो यहाँ के आया, तो अपन के मतलब किसके बारे में कहेंगे, तो हम लोग सबसे बोलेंगे भैया कि चुनाव में हम खड़े हो रहे हैं, हमें क्या देना, वोट देना। तो अब यहाँ याद रखें के में क्या है, तो क्या कहना है अपना, हमारा क्या कहना है, तो हमारा कहना है कि पंचायतों के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, और इसमें जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। वित्त आयोग में जो प्रमुख व्यक्ति होगा उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। निर्वाचन आयोग के लिए जो एक प्रमुख व्यक्ति होगा निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, आपको पता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो पंचायत के चुनाव से संबंधित सारी व्यवस्था कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। अब निर्वाचन आयोग के कार्य सुन लीजिए, जिससे कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, वोटर लिस्ट में, तो आपके लिए वोटर लिस्ट बनाना, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण लेवल पर चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी गांव में चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें एक जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो थोड़े ऐसे दिए जाते हैं ताकि आसानी से थोड़ा सा समझ में आ जाए, जैसे उगता हुआ सूर्य, पलंग पेटी, गोदरेज, बेलन, चकोटा, झाड़ू, है ना, बोखरा, ऐसे ऐसे क्या दिए जाते हैं, चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। क्योंकि बेटा आपको पता है कि ग्रामीण जनसंख्या हमारे वाले इलाके में तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके जहाँ ग्रामीण जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे कोई नया एक हम लोग नया क्या कर सकते हैं, अपन उसको चुनाव चिन्ह ईजाद कर दें। जैसे हम लोग कंप्यूटर चुनाव चिन्ह दे दें और सबको बोले कि भैया कल कंप्यूटर की बटन दबाकर हमें विजय बनाइए, तो लोग कभी नाम ना कभी किसी ने देखा ना कभी सुना, तो फिर कैसे बटन दबाएंगे, है ना। कुछ लोग घर पे दबा लेंगे बटन, है ना, कीबोर्ड है तो बोले भैया यही बटन दबा दो, कीबोर्ड की बटन, ऐसा बोला होगा। तो क्या होता है कि जो अपना जो चुनाव आयुक्त तो होता है ये ऐसे चिन्ह प्रदान करता है जिसकी वजह से लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे बेलन सबने देखा, बोखरा सबने देखा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चुनाव चिन्ह सरल दिए जाते हैं, है ना, ताकि हमारे गांव की महिलाओं को, बड़े बुजुर्ग, हमारे जो दादा परदादा हैं, उनको सबको सारे चुनाव चिन्ह आसानी से समझ में आ जाए। निसन्नी चुनाव चिन्ह दे दिया, गेती, फावड़ा, है ना, ये सारे क्या होते हैं, सरल सरल सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चुनाव में, गाँव में जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो इतने सरल क्यों होते हैं, ठीक है। चलो, अब ये बात समझ में आ गई। अब 243 एल, संघ व राज्य क्षेत्र पर लागू। देखो जहाँ राज्य होगा, अगर किसी जगह को, किसी स्थान को राज्य का दर्जा प्राप्त है तो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। मैंने आपसे बोला था कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है। और ये भी बोला था कि अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर को हटा दिया जाएगा। समझ में आया है कि नहीं? बताया था पिछले वीडियो में, जाके देखो भैया, पिछले वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो में आपको कुछ ही समझ में नहीं आना बाबू, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो संघ व राज्य क्षेत्र पर लागू, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो हाँ। 243 एल में क्या है, संघ व राज्य के, मतलब संघ क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, संघ व राज्य के क्षेत्र पर लागू होगा, मतलब राज्य पे लागू होगा, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होगा। ठीक भाई, चलो, तो अपने को याद रखना है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग। संघ व राज्य क्षेत्र के ऊपर लागू, किसी को राज्य का दर्जा प्राप्त है तो वहां पर ये क्या होगा, लागू होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो 243 एन देख लेते हैं। इसमें क्या है, पंचायतों का बना रहना, है ना।
एन पंचायतों का बना रहना। पंचायत ऑटोमेटिक कितने साल तक बनी रहेगी बेटा? 5 वर्ष। 5 वर्ष के पहले पंचायतों को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थिति में भंग किया जा सकता है। सरपंच साहब मर जाए, सरपंच साहब ने ज़्यादा घोटाला कर दिया, सरपंच साहब ने त्यागपत्र दे दिया, तो या फिर कोई भी दूसरे व्यक्ति जैसे जनपद पंचायत के सदस्य को हटाना है, तो वो भी सारी कंडीशन इसी तरह हटाई जा सकती है। तो पंचायतों का बना रहना, ऑटोमेटिक पंचायतें बनी रहेगी। ये एन, और एन मतलब ये काय का सिंबल है? ना का सिंबल है, और ना का सिंबल है मतलब ना से क्या बनेगा? ना नहीं कर सकते अपन, नो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नो नहीं कर सकते। भैया पंचायतों का बना रहना है, कितने साल तक बने रहेगा? 5 वर्ष तक। इसमें अपने को हाँ करना है, इसमें अपने को ना नहीं करना है। ओ क्या कहता है? ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया अगर किसी ने गलती कर दी निर्वाचन या चुनाव में, तो उसका सारा फैसला कौन सुनाएगा? न्यायालय सुनाएगा। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का क्या है? हस्तक्षेप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काय के अंदर है? 243 ओ। जब लड़ाई लड़ाई हो जाती ना, कुछ उल्टा काम हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं? ओ नाना मैं वापस से कह दूंगा ऐसा। तो ये क्या हो गया? 243 ओ। तो 243 ओ में क्या होगा कि भैया चुनाव संबंधी या निर्वाचन संबंधी कोई भी मैटर उलझता है तो वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट न्यायालय में जाएगा। ये पावर किसने कहा, या ये शक्ति किसका तहत दी गई है? तो 243 ओ के तहत दी गई। इतनी बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको आप 2-4-10 बार बोलोगे ना बेटा तो रट जाएंगे, है ना। इसका और कोई तरीका भी नहीं है कि आप लोग सोचो कि बिल्कुल घूंटी है जो मैं आपको घोट कर पिड़ा दूँ, कूट दूँ आपके मुंडे में, बाटल चढ़ा दूँ इनकी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ कुछ अन्य फैक्ट है अनुच्छेद के अलावा। अब यहाँ एक 243 एम मैंने आपको नहीं बताया, इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐसे स्टार स्टार बना दिया, तो आप ज़्यादा लोड नहीं लें। ठीक है, इतने भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है खास। प्रमुख तिथि जिन पर ग्राम सभा की बैठक होगी। देखो मैंने आपसे बोला कि 2 तो अनिवार्य है, और साल में कितनी बैठक हो सकती है? 4 बैठक हो सकती है ना। ये बताया था आपको कि एक साल में कितनी बैठक अनिवार्य है, तो भैया 2 तो होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। विशेष परिस्थिति में भी बुला सकते हैं, ये ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कितनी बैठक हो सकती है? 4। अब ये 4 बैठक कब कब होगी? तो एक होगी 26 जनवरी को होगी, 15 अगस्त को होगी, 20 अक्टूबर को होगी, 20 अक्टूबर नहीं सॉरी 2 अक्टूबर को होगी, और 1 मई को होगी। 26 जनवरी आपको पता है लड्डू दिवस है, संविधान लागू हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, गांधी जी पैदा हुए थे, अहिंसा दिवस मनाया था, स्वच्छता दिवस मनाया था, और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और 1 मई। और मई करने में बहुत ही क्या लगती है? मजदूरी लगती है ना, तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि ये हो गया मजदूर। घर पे मई करते हैं ना, मई, तो कितनी मेहनत लगती है मई करने में, तो मेहनत मेहनत मतलब मजदूरी। तो ये हो गया माँ से मई, माँ से मजदूर दिवस। ठीक भाई, तो 4 मैंने आपको डेट बता दी जिन पर ग्राम सभा की क्या हो सकती है? बैठक हो सकती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद और क्या है खास? तो देखो ये 4 तारीख आपको याद रखना है कब कब हो सकती है। एक आया पैसा एक्ट। अब पैसा एक्ट क्या था? तो पैसा एक्ट था पंचायत के लिए, कि पंचायत तो ठीक है पंचायत के लिए तो था, लेकिन वो इलाका जहां पर अनुसूचित जनजाति है, कौन है बेटा? अनुसूचित जनजाति वाला इलाका, तो वहां पर उनके लिए हमने पंचायत का प्रावधान तो उस टाइम पर नहीं किया, लेकिन बाद में किया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पंचायत वहाँ पर भी लागू हो जहाँ पर आदिवासी लोग हैं, है ना, ये एसटी वाले लोग हैं, एससी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसटी की बात कर रहा हूँ। तो वो इलाका जहाँ पर एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर पंचायत को लागू करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए। अब वो विशेष प्रावधान जो दिए गए ना, उसके लिए क्या हुआ, एक भूरिया समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी? भूरिया। तो भूरिया समिति ने सबसे पहले इस बात के लिए मांग करी। क्या मांग करी? तो भूरिया ने ये कहा कि देखो भैया अगर आप लोग अपना विकास तो कर लोगे, है ना, एससी वाले भी कर लेंगे, ओबीसी वाले भी कर लेंगे, जनरल वाले भी कर लेंगे, लेकिन एसटी में क्या? वहाँ इलाका जहाँ पर एसटी ज़्यादा है वहाँ पर पंचायतों की क्या व्यवस्था है? तो पंचायतों की व्यवस्था भी रहेगी, इसके अलावा उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए पंचायत से हटके। तो एसटी इलाके में पंचायत को लागू करने के लिए एक एक्ट बना जिसका नाम था पैसा एक्ट। क्या था? पैसा। पैसा बोलता है, तो पी मतलब पंचायत, ई मतलब एक्सटेंशन मतलब इसका विस्तार करना है पंचायत का, एस मतलब शेड्यूल ट्राइब्स जो इलाका उसके लिए,
और एरिया मतलब क्षेत्र। तो वहाँ इलाका जहाँ पर एसटी ज़्यादा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग पंचायत का क्या करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। तो विस्तार करेंगे तो हम लोग पंचायत के साथ साथ उनको कुछ और विशेष अधिकार भी देंगे। किसके तहत? पैसा एक्ट के तहत। पैसा एक्ट 1996 में आया, ये अपने को याद रखना है, पूरी तारीख याद रखना है। तो 24 दिसंबर 1996 को पैसा एक्ट लागू होता है और इसकी सिफारिश किसने करी थी? भूरिया ने करी थी, है ना। भूरिया नाम का कोई व्यक्ति होगा, समिति का अध्यक्ष होगा, तो उनके नाम पर समिति का क्या हो गया, नाम रख दिया। तो भूरिया व्यक्ति के नाम पर ही समिति का नाम रखा गया। इसने ही सबसे पहले पैसा एक्ट के बारे में डिमांड की थी और पैसा एक्ट आता है 24 दिसंबर 1996 को आता है। कब आता है बेटा? 24 दिसंबर 1996। तो 24 चूको कितने होते हैं? तो 24 चूको 96 ही होते हैं। 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। इतनी बात समझ में आ गई? तो बताइए, आदिवासी इलाके में, एसटी वाले एक इलाके में पंचायती राज का हम लोग विस्तार करना चाहते हैं, पंचायती राज को लागू करना चाहते हैं, तो हमें कौन सा एक्ट लेकर आए हैं? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट कब आता है? 24 दिसंबर 1996 को पैसा एक्ट आता है। और ये एक्ट कौन लेकर आता है? तो ये एक्ट लेकर आती है एक भूरिया नाम का व्यक्ति और उसी के नाम पर एक समिति का नाम रखा गया जिसका नाम है भूरिया समिति। प्रश्न कैसे आएगा? भूरिया समिति का संबंध किस एक्ट से है? तो पैसा एक्ट से। पैसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। इसके बाद पूछेंगे कि इसकी लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का हम लोग क्या करना चाहते हैं? विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है। वर्तमान में यह एक्ट 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है? एक हमारा मध्य प्रदेश में ये लागू है। इसके बाद आप लोग बात करेंगे तो राजस्थान में लागू है। इस तरह ऐसे कितने राज्य हैं? उड़ीसा है, झारखंड है ना, अपने महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो ये वर्तमान में यहाँ एक्ट कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में लागू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसा एक्ट कितने राज्यों में लागू है? तो आपका आंसर होगा 10 राज्यों में लागू है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।